हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम लोग जो है इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट है उसके मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर आपका सब्जेक्ट का नाम जो है वो है इनकम टैक्स या फिर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लॉ एंड प्रैक्टिस। अगर ये सब्जेक्ट का नाम है तो समझ लेना कि ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है और ये हर एक यूनिवर्सिटी में काम करेगी। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप इग्नू से हो तो आपकी जो 50 to 55% जो होती है वो थ्योरी आती है, 60% भी आती है। एंड एक दो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन तैयार कर लेना, जैसे कि सैलरी का क्वेश्चन। और मैं एक दो क्वेश्चन और बता दूंगी नीचे कौन से तैयार करने हैं। एंड जो ड्यू वाले हैं उनको थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा तैयार करने होंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं और ये उनके लिए हैं कि जो थ्योरी बेस पे पास होना चाहते हैं और प्रैक्टिकल एक दो करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वन शॉट बनाई थी। इनकम टैक्स की पूरी वन शॉट बनी हुई है जो कि आप जाके देख सकते हो। पूरी बुक मैंने कंप्लीट कराई है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करा रही हूँ, बट यहाँ पे आपको सारे थ्योरी कराऊंगी। और साथ में जो न्यू टेक्स्ट स्लैब जो है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, उसको देख के सारे क्वेश्चन करने होंगे। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही चीजें हैं, वही सब पढ़ना है। एंड यही क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, थ्योरी में आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। और प्रैक्टिकल एक दो तैयार कर लेना, जैसे सैलरी में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड गेन में से एक आ जाता है, क्लबिंग से आ जाता है। तो ये इजी इजी टॉपिक हैं दो तीन, जो आप प्रैक्टिकल के लिए तैयार कर लेना। फॉर्मेट भी बनाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, बाकी थ्योरी यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। तो ये टोटल हैं 15 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जिसमें से कोई भी 5 या 6 आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। लेकिन अच्छे से करना, ये नहीं कि 5-6 में भी आपने जो है अपना कुछ भी बना के लिख दिया, वो नहीं करना। तो देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए, मैं ज़रा माइक लगा लूँ। यस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके बिना आप ना तो प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हो ना ही थ्योरी। तो प्रीवियस ईयर जो है और ये करंट ईयर है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है कि एक तरीके से कंप्लीटेड पीरियड माना जाता है कि ये कंप्लीट हो चुका है। और करंट ईयर मतलब जो ऑनगोइंग है और जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। करंट मतलब जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है या फिर जस्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर, जो होता है उसमें जो हमारा डेटा का नेचर होता है वो हिस्टोरिकल होता है। और इसमें क्या होता है, लेटेस्ट डेटा होता है, क्योंकि अभी ये हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल करंट है, ठीक है। और ये कौन सा हिस्टोरिकल, जो कि कंप्लीट हो चुका है, जो चीज जा चुकी है, सब हिस्टोरिकल डेटा में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है यूज इन एनालिसिस, यूज फॉर कंपैरिजन एंड ट्रेंड एनालिसिस। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए इसको यूज करते हैं प्रीवियस ईयर को, और ट्रेंड को एनालाइज करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। एंड इसमें क्या होता है, ये यूज किया जाता है करंट ईयर रिपोर्टिंग के लिए एंड फॉरकास्टिंग करने के लिए, यानी फ्यूचर में आने वाली चीजों को अगर हमें फॉरकास्ट करना है तो हम करंट ईयर को उठाते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। एक तरीके से ये प्रीवियस ईयर की फिगर दिखाता है और ये करंट ईयर की, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। रेलेवेंस की मैं बात करूँ तो इसमें आता है यूजफुल फॉर एनालाइजिंग ग्रोथ। अब बात ये आती है कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर पाते हैं। तो देखो भाई, कोई चीज डिक्लाइन हो रही है या फिर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ को हमें पता लगाना है, तो उसमें हमारा प्रीवियस ईयर बड़ा काम करता है। कंसिस्टेंसी पता लगानी है तो हम प्रीवियस ईयर को उठाते हैं, उसके डेटा को उठाते हैं, तो हमें चीजें पता लग पाती है। ये जनरली फिनिश माना जाता है, एडजस्टमेंट रियली मेड होती है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बीत चुका है, हिस्टोरिकल नेचर का है। बस अब अपने जो भी हमें ग्रोथ देखनी है, डिक्लाइन देखना है, कंसिस्टेंसी देखनी है, तो उस केस में हम प्रीवियस ईयर को लेते हैं। यहाँ पे ना एक एग्जांपल दिया है फाइनेंशियल ईयर का, 2023 और 24, ये तो बीत चुका है तो इसीलिए वो लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, करंट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर आता है कि करंट ईयर का आता है डेटा नेचर कैसा, लेटेस्ट होता है, ये तो मैंने बताया आपको। रिलेवेंस की बात करूँ तो ये डिसीजन मेकिंग और प्रेजेंट इवैल्यूएशन में मदद करता है। कौन, करंट ईयर। एक तरीके से मे बी सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ड्यूरिंग ऑडिट, यानी जब
ऑडिट्स हो रही होती हैं, खाते चेक हो रहे होते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट जो भी हुई होती है उसको देखा जाता है। और इसमें जैसे फाइनेंशियल ईयर जो लिया गया है वो लिया गया है करंट में 2024 टू 25। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये हिस्टोरिकल वाला था, ठीक है, 23-24 था, तो ये 24 और 25 के बाद वाला ही होगा क्योंकि ये करंट वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो देखो भाई, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस साल का लेंगे, ठीक है। और न्यू टेक्स्ट स्लैब भी मैं चलो आपको समझा दूंगी, ठीक है, गूगल से करके, गूगल से अभी निकाल के आप लोगों को एक उसकी क्लियर पिक्चर जो होगी ना वो मैं डाल दूंगी उस पर, जो न्यू टेक्स्ट है या ओल्ड जो भी थी। वैसे तो मैंने अपने वीडियोस में करा रखा है, बट जो लेटेस्ट वाली है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है द करंट ईयर रेफर्स टू द ईयर वी आर इन राइट नाउ। देखो करंट ईयर बता दिया जहां अभी हम राइट नाउ पे हैं, और द ईयर और विच। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो करंट ईयर का मतलब बताया गया है वो यही बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर फॉर विच अकाउंट आर बीन प्रिपेयर्ड। करंट ईयर वो वाला फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड इट इज यूज टू कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर टू सी द ग्रोथ एंड चेंजेस। और एक तरीके से प्रीवियस ईयर हम इसलिए लेते हैं ताकि हम ग्रोथ और चेंजेस को देख पाए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाती हूँ आप लोगों को। जब आपके स्कूल के जो, अभी मान लो कल जो है 12th क्लास का जो बोर्ड का रिजल्ट आया सीबीएसई का, तो जिनके 10th में बोर्ड में एग्जाम में रिजल्ट्स आए थे उन्होंने कल 10th को 12th से कंपेयर करा होगा कि अब ज्यादा आए हैं कम आए हैं। तो यानी कि करंट ईयर यानी कि जो अभी हमने हाल ही में जो है देखा है, ठीक है। और ऐसी प्रकार से हम फाइनेंस और अकाउंटिंग में यही देखते हैं, करंट ईयर जो अभी जिसमें हमारा बनना है, अकाउंट खाता बनना है। और प्रीवियस ईयर हम इसलिए उठाते हैं ताकि हम पिछले से आपको कंपेयर कर सके और ग्रोथ और चेंजेस देख सके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या है, इज द ईयर दैट जस्ट एंडेड बिफोर द करंट ईयर, जो करंट ईयर के जस्ट बिल्कुल एंड पहले हुआ है। एंड इमीडिएट पास्ट पीरियड इसे हम बोलेंगे। कंपैरिजन टेक्स्ट पर्पस और एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे तो एग्जांपल कंपैरिजन का है, लेकिन आप यहाँ पे टैक्स के पर्पस से इसको समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स का पढ़ रहे हैं। देखो जैसे हम जीएसटी एक तरीके से टैक्स पे करते हैं सरकार को, इसी तरीके से इनकम पे भी हमें टैक्स देना होता है, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट नहीं है। जैसे जीएसटी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। हम बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, मूवी देखें, घूमने जाएं, हर फॉर्म में सरकार हमसे पैसा लेती है, हम देने नहीं जाते, बट हम उस दुकान वाले को या उस आउटलेट वाले को दे देते हैं, वो सरकार को दे देते हैं। तो वो भी टैक्स गया, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में गया। ये इनकम पे लगता है कि हमारी अगर कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, या फिर कोई हमारी अच्छी सैलरी है, तो उस पर हम सरकार को टैक्स देते हैं, डायरेक्टली देते हैं, खुद देते हैं। तो वही हमारा इनकम टैक्स होता है। तो उस पर्पज से हमें करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर जो होती है, जो करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है, उसको हमें देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पे करना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इन्होंने एक चीज और समझाई है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये क्वेश्चन में काम आता है प्रैक्टिकल में। द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड फॉर द टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। देखो असेसमेंट ईयर को क्या बोला गया, प्रीवियस किसको बोला गया, वो बोल रहा है कि प्रीवियस वही होता है, द ईयर इन विच यू अर्न इनकम आर कॉल्ड प्रीवियस ईयर। देखो इसमें डेट्स का और ईयर्स का जो खेल होता है बहुत ज्यादा होता है, देखा जाता है। क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर इस साल अभी आपकी सैलरी नहीं आई, कैलकुलेशन नहीं हुई, तो आप सरकार को किस प्रकार से टैक्स दोगे। पहले आपकी जो पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा, फिर ही तो आप टैक्स पे करोगे ना। तो इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर नाम से क्लियर, द ईयर इन विच यू अर्न इनकम, जिसमें आपने इनकम को अर्न किया, कमाया, तो वो प्रीवियस ईयर है। एंड द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर असेस फॉर द टैक्स। और वही जो प्रीवियस ईयर वाली जो इनकम है उसको असेस किया जा रहा है फॉर टैक्स के लिए, तो उसको हमने असेसमेंट ईयर का नाम दे दिया। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इनकम, ग्रेच्युटी, अलाउंस, ठीक है। इसको डिफरेंस की मदद से समझेंगे और एनुइटी। यहाँ से कोई भी शॉर्ट नोट आए, कोई डिफरेंस आए, आप सब कर पाएंगे। देखो इनकम क्या होता है, एनी एनी अर्निंग रिसीव इन कैश और काइंड। कोई भी चीज आपको रिसीव हो रही है, चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड में है, तो वो इनकम ही मानी जाएगी। चाहे वो रेगुलर है चाहे वो इरेगुलर है, चाहे सैलरी, बिजनेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये कभी आ रहा है नहीं आ रहा, कभी रेगुलर बेसिस पर है, सब कुछ इनकम है। टैक्स का ट्रीटमेंट जो होगा टैक्सेबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रीटमेंट होगी। ग्रेचुटी जो होती है वो लम सम पेड बाय द एम्प्लॉयर एज ग्रेटिट्यूड फॉर द लॉन्ग सर्विस। यानी कि यहाँ पे लम सम एक अमाउंट पे किया जाता है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉय को, ठीक है, वो ग्रेचुटी है। तो ये वन टाइम होता है, जैसे कि रिटायरमेंट का बेनिफिट लोगों को मिलता है कि हाँ भाई
20 साल सर्विस दी, 30 साल सर्विस दी, तो उसको ग्रेचुइटी अमाउंट पे कर दो। ये पार्शली टैक्स फ्री बेस्ड ऑन लिमिट्स होता है, कुछ हद तक ये जो है फ्री रहता है, पार्टली टैक्सेबल रहता है। अलाउंस जो होता है इसमें आता है फिक्स सम पेड रेगुलरली टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, जैसे कि ये रेकरिंग होने वाला नेचर है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवल का अलाउंस हो गया, ये सब जो है वो होते हैं। और ये कुछ टैक्सेबल होता है, कुछ एग्जम्प्ट होते हैं, छूट मिल जाती है किसी किसी में। एंड नेक्स्ट आता है एनुइटी। एनुइटी एक तरीके का फिक्स पेमेंट रिसीव होती है रेगुलर इंटरवल पे, यूजली आफ्टर रिटायरमेंट। कि देखा होगा कि अगर किसी ने सर्विस दे दी, वो बूढ़ा हो गया, 50-60 साल में उसको रिटायरमेंट मिल गई, उसको बाद उसको एक पीरियोडिकल पेमेंट मिल रही है, हर महीने पेंशन आ रही है, तो पेंशन इंश्योरेंस एनुइटी वो भी जो है होती है वो टैक्सेबल होती है एज इनकम एक्सेप्ट सर्टेन एग्जम्पशंस। कुछ एग्जम्पशन को हटा करके ये टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा कि टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म को बोलते हैं एसटीसीजी और लॉन्ग टर्म को बोलते हैं एलटीसीजी। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहला तो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाम से समझ में आ रहा है कम समय में कैपिटल का फायदा हो रहा है, यानी कि होल्डिंग पीरियड फॉर मोस्ट एसेट्स। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बात समझाई गई है हमें, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। जैसे रुक जाओ, इसका डिफरेंस है, हाँ। तो देखो भाई यहाँ पर ना शॉर्ट में पहले इसको समझो क्या है ये। एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है ना समझाया हमें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा है क्विक सेल, हायर टैक्स। लॉन्ग में क्या होता है, पेशेंट सेल होती है, लोअर टैक्स होता है, कम टैक्स होता है लेकिन तरीके से सेल करनी पड़ती है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी सामान बिक जाता है लेकिन टैक्स भी हाई होता है शॉर्ट में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो रेफर्स टू द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग एसेट हेल्ड फॉर 1 ईयर और लेस। मतलब ये ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको सेल कर दिया जाता है 1 साल के अंदर अंदर, ये 1 साल से कम टाइम पीरियड के अंदर। और कॉमन एसेट्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं एसटीसीजी के अंदर, जिसके अंदर स्टॉक भी आते हैं, बॉन्ड भी आते हैं, रियल एस्टेट आता है, ठीक है। सिंस दीज गेन आर रियलाइज्ड विद इन शॉर्ट टाइम फ्रेमवर्क, इन्वेस्टर ऑर्डरली इनकम टैक्स रेट, तो ये आता है, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म की बात करूं तो वो तो 1 साल से ज्यादा ही होते हैं, जैसे कि मोर देन 24 मंथ्स हो गया। एज मेंशन अबव द रेट्स विल बी 20% ट्रांसफर इट्स मेड और बिफोर 22 जुलाई 2024 आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म है। टैक्स का रेट की बात करें तो लिस्टेड इक्विटी 15%, इसके अंदर 10% अबव 1 लाख फॉर लिस्टेड इक्विटी। अगर हमारी जो इक्विटी है वो लिस्टेड है तो उसकी लिमिट 1 लाख है, ठीक है। इंडेक्सेशन बेनिफिट इसमें नहीं मिलता, इसमें अवेलेबल है। टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? नो एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए कोई एडजस्टमेंट यहाँ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टर यूजिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के मदद से इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर हम कोई मान लो शेयर सेल कर रहे हैं 12 महीने के अंदर अंदर तो वो शॉर्ट टर्म है, और 1 साल बाद शेयर को सेल कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। इसी था, समझ आ गया होगा। ये शॉर्ट टर्म वही है, लॉन्ग टर्म भी वही है जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट आता है पीपीएफ एंड डिडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एंड डिडक्शन जो होता है अंडर इनकम टैक्स के अंदर बताया गया कि डिडक्शन एक्चुअल में है क्या। तो देखो भाई सबसे पहले आता है पीपीएफ। ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप इसे बोल सकते हो सेविंग प्लस टैक्स बेनिफिट प्लस रिटर्न, की आपको मिलेगा भी, सेव भी हो रहा है, और एक लंबे समय के लिए आप छोटे छोटे पैसे जोड़ रहे हो तो वो पीपीएफ है। खाता खुलता है ना पीपीएफ का, आपने सुना होगा कंपनीज में। डिडक्शन में आता है रिडक्शन इन टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, की ये एक तरीके से रिडक्शन है। किसमें कमी, किसमें आ रही है? टोटल टैक्सेबल इनकम में, किसके दौरान? अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है, इसमें टैक्स बेनिफिट प्रोविजंस होते हैं, और इसमें रेड्यूस टैक्सेबल इनकम टू लोअर टैक्स लायबिलिटी। इसका एक एग्जांपल समझो। देखो इसमें क्या होता है, हमने 50,000 रुपए डिपॉजिट करे पीपीएफ में, और इसमें हमने क्लेम करा डिडक्शन फॉर पीपीएफ, एलआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशन।
यहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, नाम से क्लियर है, डिडक्शन। तो यानी कि क्लेम डिडक्शन मिल रहा है, पीपीएफ, एलआईसी, ये सब। अब यहाँ पे जो ईयर्स होते हैं, लॉक इन पीरियड जो होता है वो होता है 15 साल का, और इसमें कोई पीरियड नहीं होता। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिडक्शन, आपके टाइप ऑफ डिडक्शन पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम लिमिट इसकी पर ईयर 1.5 लाख है, और इसकी 80C के अकॉर्डिंग भी 1.5 लाख है। लेकिन हायर लिमिट फॉर अदर सेक्शन, अगर हाई लिमिट में जाना है तो अदर सेक्शन देखने पड़ेंगे। और रिटर्न इसमें इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड एनुअली, और इसमें ओनली रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी, ये सिर्फ हमारी टैक्स की लाइबिलिटी को घटाता है, कोई रिटर्न नहीं मिलता है इसमें। आई होप आपको क्लियर है, शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो देखो भाई, एक्सपेंडिचर मीनिंग का मतलब है स्पेंडिंग मनी फॉर बिजनेस। हम कुछ पैसा स्पेंड कर रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, कोई पर्सनल चीज के लिए, कोई गवर्नमेंट पर्पस के लिए। ये एक तरीके की पेमेंट है जिसमें हम कैश या उधार पे जो है माल जो है या सर्विस लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कॉरपोरेशन के लिए, जिसमें हम कुछ जैसे एसेट खरीद ली, ठीक है, एसेट को रिपेयर करा लिया, लायबिलिटी कोई कर्जा है उसको रिड्यूस कर लिया, कम कर लिया, इस प्रकार से। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल और एक रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल जब भी नाम आता है तो समझ लेना ये आपका किस प्रकार से है, मनी स्पेंड टू एक्वायर इम्प्रूव फिक्स एसेट, कि आप अपनी फिक्स एसेट को इम्प्रूव कर रहे हो। बेनिफिट इसका जो लास्ट होता है वो लंबे समय के लिए रहता है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपने कोई लैंड खरीदी, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब। रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म, डेली रूटीन के जो खर्चे हैं, बेनिफिट्स हैं, कंज्यूम करे जा रहे शॉर्ट टर्म में, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, ये सब। नेक्स्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक तरीके का रेवेन्यू नेचर का होता है, बट इसका जो बेनिफिट है वो एक्सटेंड बियॉन्ड करेंट ईयर, यानी कि इसका फायदा आज नहीं मिलेगा, कई सालों बाद मिलेगा। जैसे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एडवर्टीजमेंट करी, आज आपने खर्चा करा, लेकिन इन फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, ठीक है। कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ये एक तरीके के ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं दैट मे बी हैपन इन फ्यूचर इफ सर्टेन इवेंट अकर, जैसे पेंडिंग कोर्ट केस एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कोर्ट के केस का जो खर्चे हैं वो पेंडिंग रह गए वो, ठीक है, जो फ्यूचर में अकर हो सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जैसे ग्रोसरी, पर्सनल ट्रैवल, मेडिकल, ये तो डेली बेसिस वाले आप समझ ही गए होगे, पर्सनल यूज के लिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि जैसे डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, जो सरकार खर्चा करती है, स्पेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी ट्रिक्स भी दी गई हैं सबकी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जैसे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, रेवेन्यू इज इक्वल टू रूटीन, डेफर्ड इज इक्वल टू डिले, एंड कंटिंजेंट इज इक्वल टू कंडीशनल। ऐसे ये मेमोरी ट्रिक भी है कि पॉइंट्स भी हैं शॉर्ट में, ठीक है। सब बनवाया है मैंने इजी करके आपके लिए, ताकि आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट आता है ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम का क्या डिफरेंस है? तो देखो भाई, ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है एक तरीके से हमारा, उसमें आता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है इनकम फ्रॉम ऑल द हेड बिफोर डिडक्शन, जितने भी हेड से इनकम आती है डिडक्शन होने के बाद, सॉरी, डिडक्शन होने से पहले, बिफोर डिडक्शन, डिडक्शन से पहले, तो वो हमारी ग्रॉस होती है। एंड टोटल क्या होती है? आफ्टर डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन होने के बाद जो इनकम आती है वो टोटल इनकम होती है। फॉर्मूला क्या है इसका? तो देखो भाई, हमारे बहुत सारे क्या मतलब जो हेड्स होते हैं वो मैंने आपको सब पढ़ाए हैं, वन शॉट में आप देख लेना एक बारी। जीटीआई निकालने के लिए पहले सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, यही अलग अलग चैप्टर की फॉर्म में इनकम टैक्स में बने हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और सबसे शॉर्ट तो यही है, क्योंकि अगर हम इसको लेंथी वे में पढ़ना चाहते हैं तो फिर वन शॉट है उसके लिए। मैं दोबारा तो उसकी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करने हैं, क्योंकि पूरी बुक कंप्लीट करूंगी मैं एक एक टॉपिक, तो फिर उसी में टाइम निकल जाएगा। टोटल इनकम इज इक्वल टू जीटीआई माइनस डिडक्शन करना है, यानी 80C 80D, ये सारे सेक्शंस बताए गए जिसमें अपने इन्होंने अपने अपने रूल्स बताया। डिडक्शन में क्या होता है? ये नॉट येट अप्लाई, ये अभी अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई हो जाता है। टू कैलकुलेट एलिजिबल डिडक्शन, जिसमें क्या होता है? टू कैलकुलेट टैक्स पेबल।
इसमें क्या होता है, नॉट टैक्सेबल डायरेक्टली, ये जो टैक्सेबल डायरेक्टली नहीं होता, जबकि इस पे टैक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूलेज यहाँ लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, पीडीएफ चाहिए तो वो भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ई फाइलिंग पे। ये इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होती है, जिसमें क्या होता है, मतलब क्या है इसका, कि इनकम टैक्स की रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो द ऑफिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल पे जाके या ऑथराइज प्लेटफॉर्म पे जाके, बजाय कि हम फिजिकल पेपर के अकॉर्डिंग हम अपना टैक्स को जमा कर रहे हैं, हम ऑनलाइन कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से इसको जमा कर देते हैं। इसमें ऑनलाइन सबमिशन होता है, टाइम बचता है, कन्वीनियंट है, पेपरलेस है, क्विक प्रोसेसिंग होती है। रिफंड की अगर अटक गए हैं तो पैसे वापस भी आ जाएंगे, सेफ एंड सिक्योर है। ओटीपी। अब आता है ई फाइलिंग क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंस तो हमने पढ़ने हैं अभी, लेकिन मीनिंग समझ लिया। देखो, सबसे पहला वही कन्वीनियंस है, टाइम बचता है, ये सब आपको डिटेल में बताया। फास्टर रिफंड है, ये सब ऊपर आपको पढ़ाया मैंने। इसके फायदे क्या हैं, कन्वीनियंट, इजी है, टाइम सेव है, वही पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो, सेम वही फीचर से बन जाएंगे। डीमेरिट्स इसके देखते हैं, तो इंटरनेट चाहिए होता है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क भी रहते हैं, डेटा एंट्री में एरर्स हो सकते हैं, सर्वर का इशू हो सकता है, पैसे अटक सकते हैं। तो ये कुछ बुराइयां थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है पार्टनर का। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ से कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है, कोई एग्जांपल्स पूछ लेता है, वैल्यू बेस सब आपको आना चाहिए। पार्टनरशिप में आता है एक लीगल बिजनेस रिलेशनशिप होता है पर्सन के बीच में, दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके हाथ मिला के काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। और पार्टनर कौन होते हैं, इंडिविजुअल हु फॉर्म द पार्टनरशिप, जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म करी है। ठीक है, जैसे यहाँ दो है, ठीक है, तो ये पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, ए बी नाम रख दो इनका, ए एंड बी। ठीक है, हु एंड व्हाट, द एग्रीमेंट और फॉर्म इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पर जो होता है एग्रीमेंट हुआ है और फॉर्म इटसेल्फ, द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, और जो इस एग्रीमेंट का पार्ट है वही हमारे पार्टनर्स हैं। नेचर आपको पता ही है कैसा होता है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें नेचुरल एंड लीगल होता है। एंड ये क्रिएट किया जाता है थ्रू पार्टनरशिप डीड के द्वारा, और ये बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनती है। ठीक है, कोई लोग तो ओरल एग्रीमेंट भी कर लेते हैं जो कि सही नहीं होता। प्रॉफिट कैसे शेयर करना है पहले डिसाइड हो जाता है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, और यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। एंड की फीचर्स क्या है यहाँ पे, कि मिनिमम 2% चाहिए, एग्रीमेंट ओरल या रिटर्न हो सकता है, वही जो मैंने आपको बताया। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, म्यूचुअल एजेंसी होगी, एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी एक्सेप्ट इन एलएलपी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजनेस के लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बिजनेस का जो लॉस होता है कंपनी का एक तरीके से लॉस ऑफ मनी है, पैसा डूब रहा है, वैल्यू जो हमने एक्सपेक्ट करी थी वो अब नहीं आ रही है, और हमसे कुछ गलती हो गई है, या फिर नेचुरल डिजास्टर या डैमेज होना प्रॉपर्टी, कुछ भी रीजन की वजह से बिजनेस में लॉस हो जाता है। तो इसके कॉज क्या है, सेल का घटना, खर्चे बढ़ना, पैसा डूबना, कोई नेचुरल आपदा आ गई, या फिर हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे बिजनेस लॉसेस जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं फ्यूचर ईयर के लिए, एडजस्ट करे जाते हैं फ्यूचर बिजनेस प्रॉफिट एज पर द टैक्स लॉ। ठीक है, अब कुछ लॉसेस को तो हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट इनकम, इनकम के अगेंस्ट जाके इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले बिजनेस के लॉसेस में आता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। इसमें क्या होता है, बिजनेस लॉस अकर व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, यानी हमारे खर्चे इनकम से भी ज्यादा बढ़ गए, तो उस केस में हम एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम मानेंगे। उसके बाद आता है इसका इफेक्ट क्या है, बिजनेस लॉस का क्या इफेक्ट है। आप खुद सोचो कि जब आपके फैमिली में किसी का बिजनेस होता है तो लॉस हो जाता है तो क्या ही कंडीशन होती है, और तगड़ा लॉस होता है तो क्या कंडीशन होती है, थोड़ा बहुत लॉस होता है तो क्या आप समझ सकते हो। तो बिजनेस के प्रॉफिट कम होने लगते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट रिजल्ट देखने को मिलता है, कैन बी सेट ऑफ, लॉसेस को आप से एडजस्ट कर सकते हो अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द अदर हेड ऑफ इनकम में जाके। ठीक है, अब ये अदर हेड ऑफ इनकम को समझना है तो फिर वन शॉट देखनी पड़ेगी, अगर डिटेल में जाना है तो। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो फिर आपको समझ यहीं आ ही रहा होगा, इतना तो मैं करा ही रही हूँ। कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन है। ठीक है, कि हम आगे अपना शिफ्ट कर देते हैं, अपना बर्डन ये समझो कि अभी लॉस आ गया तो हमने उसको कहीं ना कहीं किसी अदर हेड में डाल के जो है उसको शिफ्ट कर दिया।
कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन में आता है सर्टेन बिजनेस लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, उसको सेट ऑफ किया जा सकता है फ्यूचर ईयर के लिए, वही जो मैंने ऊपर बताया। मे अराइज ड्यू टू वेरियस रीजन, अब बिजनेस के लॉसेस जो है कुछ रीजन की वजह से अराइज हो जाते हैं, वही वाले पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई आपकी पुअर सेल है, हाई एक्सपेंसेस है, पैसा डूबना, नेचुरल डिजास्टर, ये सब। इसका कैपिटल पे क्या प्रभाव आता है बिजनेस लॉस का, तो कंटिन्यूअस लॉसेस कैन रिड्यूस ओनर कैपिटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। देखो भाई लॉस होता रहेगा तो अपनी जेब से थोड़ा मोड़ा लगाता रहेगा और एक टाइम पे क्या होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ओनर की कैपिटल भी कम हो जाती है, घटने लगती है। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करूं तो फिर से वही है, इनकम टैक्स एक्ट जो प्रोवाइड कर रहा है, रूल्स बता रहा है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड जो हम आगे कर सकते हैं वो हमें सेक्शन देखने पड़ेंगे। बिजनेस लॉसेस के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल वीकनेस पकड़ो अपने बिजनेस की, ठीक है। हमें बिजनेस लॉस इसलिए पढ़ाया जा रहा है सो दैट जो हम हमारे लॉसेस होने वाले हैं या हो सकते हैं तो हम पहले अवेयर हो जाएं, टैक्स के बेनिफिट को हम प्रोवाइड। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एड इन बेटर डिसीजन मेकिंग फ्यूचर प्लानिंग, कि बिजनेस लॉसेस हमें क्या क्या बता रहा है, एक तरीके से हमारे को पहले से ही बेटर डिसीजन मेकिंग बता रहा है, फ्यूचर का प्लान करने को कह रहा है, ऑपरेशनल रिस्क को पहचानने को कह रहा है, कॉस्ट कंट्रोल को इनकरेज कर रहा है, ठीक है। और इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि हम पहले से ही हर एक चीज को माइंड में लेके चलते हैं, तभी हमें एक आपने देखा होगा अकाउंट्स के अंदर हम लोग जो है प्रूडेंस पे काम करने को हमें बोला जाता है, प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है। तो वो क्यों, ताकि आने वाले जो लॉसेस से हम निपटारा कर सके, इसी प्रकार से हम इसको भी सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड टाइप ऑफ लॉस, लॉस कितने टाइप के होते हैं, होता है रेवेन्यू, कैपिटल, स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव। तो रेवेन्यू लॉस कौन सा होता है, लॉस फ्रॉम डेली, डेली बिजनेस के ऑपरेशन से जो होता है, जैसे सेल का कम होना, ये डेली बेसिस है, खर्चे ज्यादा होना तो रेवेन्यू लॉस है। कैपिटल जो काफी तगड़ा बड़ा लंबा लॉस होता है, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी या कोई एसेट बेची है नुकसान पे, जैसे मशीनरी बेच दी हमने सस्ते में, तो कैपिटल लॉस है। स्पेकुलेटिव लॉस कौन सा होता है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ये एक तरीके से स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से लॉस जो होता है। नॉन स्पेकुलेटिव यानी कि लॉस फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी जो कि स्पेकुलेटिव नहीं होती है। नेचुरल क्लाइमेट आपको पता ही है, अर्थक्वेक आना, आग लगना, फ्लड आना, इन सब से नुकसान होना। एक्सीडेंटल जो कि लॉस फ्रॉम थेफ्ट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, ये सब आते हैं। बैड डेब्ट यानी पैसा डूबना, कस्टमर ने पैसे देने से मना कर दिया इन फ्यूचर। ऑपरेटिंग लॉस में आता है लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से जो लॉस होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस कौन से होते हैं, रेयर लॉसेस जैसे कि पेनल्टीज हैं, कोई लीगल क्लेम्स हैं, उनके से होता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पार्टनर्स एंड डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, इन सब के बीच में एक डिफरेंस देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं था बट मैंने आपको बता दिया है कि ये एक क्वेश्चन है। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग, डॉर्मेंट, इसका तो एक डिफरेंस कर लेंगे तो आप सारा हो जाएगा इसी में। सीधा डिफरेंस पे आते हैं। तो देखो भाई डिफरेंस क्या है इन सब पार्टनर के बीच में। पार्टनर तो ऊपर समझ लिया कि आपने दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके हाथ मिला के काम करते हैं तो पार्टनर होता है, फिर पार्टनरशिप भी समझा। अब यहाँ पे आता है एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, सीक्रेट, माइनर। एक्टिव नाम से समझ में आ रहा है ये बिल्कुल एक्टिव रहता है बिजनेस के अंदर, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है, प्रॉफिट लॉस शेयर करता है ये, एंड इसकी लाइबिलिटी काफी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, ठीक है। एंड फुल पार्टनर इसे हम बोलते हैं, इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल पब्लिकली नोन होती है, सबको पता होती है। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग, ये यानी कि इसका कोई मैनेजमेंट में रोल नहीं है, कैपिटल तो ये लगाता है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है, लाइबिलिटी इसकी लिमिटेड है, पब्लिकली इसको नोन जानते हैं, और ये भी एक तरीके से फुल पार्टनर है, बस मैनेजमेंट में ये हाथ नहीं लगाता, इसका कोई रोल नहीं है। नॉमिनल में क्या आता है, कोई रोल नहीं है मैनेजमेंट में, यूजली नन है, यानी कैपिटल भी नहीं लगाता, कोई इसका शेयर नहीं है, और लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड है इफ लाइबल टू थर्ड पार्टी। आइडेंटिटी इसकी पब्लिकली नोन है, पार्टनर इन नेम ओनली, सिर्फ नाम के लिए ये यहाँ आया हुआ है, ठीक है। सीक्रेट में क्या होता है, ये ओनली मैनेज सीक्रेटली, किसी को नहीं पता ये पार्टनर है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इसका, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब कंट्रीब्यूट करा है इसने, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, लाइबिलिटी भी इसकी अनलिमिटेड है, एंड इसकी आइडेंटिटी हिडन है, लोगों से छुपी हुई है, लीगल पोजीशन इसकी फुल होती है।
नेक्स्ट आता है माइनर, जो कि 18 साल से छोटा होता है। ये मैनेज तो नहीं कर सकता और पैसा लगा सकता है विद कंसेंट, ठीक है। अगर कंसेंट होगा तो ही पैसा लगाएगा। एंड ये ओनली प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करता। माइनर पार्टनर लिमिटेड टू प्रॉफिट शेयर है, पब्लिकली नोन है, और इसको हम फुल पार्टनर नहीं मानते क्योंकि ये माइनर है। आई होप आपको क्लियर है, ऊपर भी शॉर्ट में यही सब लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। तो देखो भाई, यहाँ से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, बट अभी आपको थ्योरी समझाती हूँ, प्रैक्टिकल भी आप वहां से कर लोगे। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार हम देखेंगे। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम एक तरीके से इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कि जो भी हमें एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करने से पैसा मिलता है, इनकम आती है, जैसे फार्मिंग करने से, क्रॉप के उगाने से, यूज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लॉज 1A, सर्टेन इनकम आर ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। कुछ इनकम को जो है हम यहाँ पर जो है इनकम टैक्स एक्ट की मदद के द्वारा हम इसको ट्रीट करेंगे कि ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, जैसे कि रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड से कोई रेंट आ रहा है, कोई रेवेन्यू आ रहा है, तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम में कंसीडर करते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम गिविंग लैंड ऑन लीज फॉर फार्मिंग, यानी फार्मिंग के लिए अगर हमने उस लैंड को, जमीन को लीज पे दे दिया है, तो वो रेंट, वहां से हमें रेवेन्यू आ रहा है, तो दैट मीन्स वो एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर की मैं अगर बात करती हूँ, लेट सपोज कि मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन की, तो इसमें आता है जैसे कि ग्रोइंग एंड सेलिंग क्रॉप, कि उगा रहे हैं और बेच भी रहे हैं फ्रूट सब्जियां, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट है। प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आता है बेसिक प्रोसेसिंग नीडेड टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल, जैसे ड्राइंग, क्लीनिंग ऑफ ग्रेन, ये सब भी इनकम का पार्ट है एग्रीकल्चर की। फार्म बिल्डिंग इनकम में आता है इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर हो गया, स्टोर हाउस हो गया, फार्म हाउस हो गया, ये सब होता है। टैक्स टैक्स की ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1, बट इट मे बी कंसीडर फॉर रेट पर्पस इफ द पर्सन हैज अदर इनकम एज वेल एज। तो देखो भाई, वैसे तो इन्होंने टैक्स का ट्रीटमेंट बताया कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्स फ्री एग्जम्प्ट है अंडर द सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है रेट पर्पस के लिए, जैसे कि पर्सन हैज द अदर इनकम एज वेल एज, अगर उसकी और इनकम भी है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। सर्टेन कंडीशन इस पे अप्लाई की जाएंगी। की फीचर्स क्या है कि इनकम मस्ट बी फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इंडिया के अंदर होनी चाहिए तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। बेसिक प्रोसेसिंग अलाउड है यहाँ पर। कंप्लीट एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर सर्टेन कंडीशन के अंदर काफी चीजें एग्जाम्प्ट भी करी गई हैं। एग्रीकल्चर इनकम के कुछ यहाँ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला मेन लाइवलीहुड है, एक तरीके से रूरल इंडिया का बैकबोन है। गांव के लोगों के लिए तो ये उनकी एक बैकबोन है। प्रोवाइडिंग इनकम टू मिलियन ऑफ फार्मर्स, ठीक है। इनकम ग्रोथ होती है इससे, यानी मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, फूड सिक्योरिटी होता है, टैक्स में रिलीफ देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियर है। एंड यहाँ पे कुछ बताया, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर कौन होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट ब्रिंग फॉरेन करेंसी, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है कि यहाँ पर हम एक्सचेंज कर रहे हैं सामान को और उससे इनकम आ रही है, जैसे टैक्स का बेनिफिट होता है इससे। एग्रीकल्चर इनकम इज जनरली एग्जाम फ्रॉम द टैक्स, ये तो आपने अभी पढ़ा। मेन लाइवलीहुड है, ये भी पढ़ा, क्योंकि प्रोवाइड इनकम टू अ लार्ज रूरल पॉपुलेशन, ये एक तरीके से इनकम प्रोवाइड कर रहा है लार्ज रूरल पॉपुलेशन को। फूड की सिक्योरिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पे जो बताए गए हैं। ये सारे तो जो थे वो सारे के सारे एडवांटेजेस थे, फायदे थे जो फीचर से बन के मिले हैं। डिसएडवांटेजेस में आता है कि हम वेदर पे डिपेंड हो जाते हैं एग्रीकल्चर में, प्रोडक्टिविटी भी कभी कभार लो हो जाती है आउटडेटेड मेथड की वजह से। प्राइस भी फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी मार्केट प्राइसेस आर अनस्टेबल। मॉडर्नाइजेशन की कमी होना, स्मॉल लैंड होल्डिंग होना, डेट की प्रॉब्लम हो सकती है। मेनी फार्मर फेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ड्यू टू लोन। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो था बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब देख लेती हूँ इजी वे में। हाँ, तो अब बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन एक तरीके का मेथड है। वहाँ यहाँ पे क्या होता है, वेन
सॉरी वेयर एन इन्वेस्टर सेल सिक्योरिटी, जहां पर इन्वेस्टर जो है अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है, जैसे कि बॉन्ड, जैसे कि डिबेंचर, जस्ट बिफोर द ड्यू डेट से पहले ही बेचता है, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले बेचता है, टू अनदर पर्सन हु इज एन लोअर टैक्स ब्रैकेट आफ्टर द इंटरेस्ट इज पेड द सिक्योरिटी हैज बॉट बैक बाय द ओरिजिनल ओनर। यानी कि जब वो ड्यू डेट आने वाली होती है, से ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट जब आने वाली थी उससे जस्ट पहले ही बेच देता है, और जैसे ही अनदर पर्सन जो है वो उसका जो टैक्स का जो ब्रैकेट होता है वो काफी लोअर होता है, और जैसे ही वो चला जाता है उसके बाद जो है आफ्टर द इंटरेस्ट पेड, जैसे इंटरेस्ट चला जाता है सिक्योरिटी वापस ले लेता है। उसी को हम बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला टेम्परेरी ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए किया है फिर वापस ले ली जाएगा ड्यू डेट तक का। फिर आता है टैक्स अवॉइडेंस ऑब्जेक्टिव, यानी कि द मेन एम इज अवॉइड एंड रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी और इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, इन्वॉल्व टू पार्टीज, इसमें दो पार्टीज तो इन्वॉल्व होती हैं, आपको पता ही होगा। हाई इनकम पर्सन एंड लो इनकम पर्सन जो है यूजली डन करते हैं आपस में। टाइमिंग इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट डेट देखनी पड़ती है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया वही सब आप बना के लिख सकते हैं, फीचर्स वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा देख लेते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस रह गए हैं। एक मिनट, 13 पे आ जाते हैं। डिडक्शन क्या होता है? तो डिडक्शन का मतलब है, ये शॉर्ट नोट है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अलाउ करता है टैक्स पेयर टू क्लेम डिडक्शन ऑन डोनेशन मेड टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। डिडक्शन क्या है? एक तरीके से 80G इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है अलाउ करता है टैक्स पेयर को, वो क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के लिए, जैसे कि उन्होंने कोई डोनेशन मेड किया है, सर्टेन फंड दिया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो वो जो है यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये चीज भी बताई गई है, टू अवेल द डिडक्शन डोनेशन मस्ट जनरली बी मेड थ्रू नॉन कैश मोड एक्सेप्ट फॉर कैश डोनेशन अप टू 2000 होना चाहिए। पॉपुलर फंड एलिजिबल अंडर द सेक्शन इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बताया गया, पीएम केयर फंड हो गया, अदर गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ये सब है जो कि बाय अलाउइंग सच डिडक्शन जो कि अलाउ करते हैं। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? तो एक तरीके से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक तरीके का मेथड है जो कि यूज किया जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी में, यानी कि व्हेन द टैक्स पेयर फेल द फाइल रिटर्न, जब हमारा टैक्स पेयर जो होता है, जो जिसको टैक्स पे करना होता है, वो फेल हो जाता है फाइल करने के लिए, रिटर्न भरने में, तो वो एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करता है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सो दैट ही वो आगे बढ़ पाएगा। And under the section 144 of the Income Tax Act, if the assessing officer find the account are incomplete, incorrect, non-submitted, they make the assessment based on the best judgment using available information and evidence। कि अगर उसने नहीं भरा, इनकरेक्ट है, गलत है, नहीं सबमिट हुआ, तो बेस्ट जजमेंट उसको देखने को मिलेगी। और एक तरीके से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक तरीके का इनकम टैक्स असेसमेंट है जो कि परफॉर्म किया जाता है असेसिंग ऑफिसर विद इन लिमिटेड नॉलेज। ठीक है, असेसी कैन फेल, वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है पैन। क्या होता है? पैन एक तरीके से परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, पैन इज यूनिक 10 करेक्टर नंबर होता है। ठीक है, अल्फा न्यूमरिक कोड इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर के लिए, जो कि मदद करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में, टैक्स इवेशन को प्रिवेंट करने में। इस प्रकार से है। एंड पैन जो है काफी मैंडेटरी है इनकम टैक्स को फाइल करने में, रिटर्न भरने में, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, खाता खोलना, फाइनेंशियल एक्टिविटी करने में पैन चाहिए होता है। पर्सन आपको पता ही है कि पर्सन कौन है, ये वो इंडिविजुअल तो है ही है, लेकिन इंडिविजुअल में कौन आता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कंपनीज है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल है, या लोकल अथॉरिटी है, या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो वो पर्सन कंसीडर होता है इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, असेसी कौन होता है? असेसी एक ऐसा पर्सन है जो कि लायबल है टैक्स पे करने के लिए, या फिर एनी सम ऑफ मनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इंडिविजुअल हु हैज फाइल रिटर्न आर लायबल टू पे टैक्स। अगर उसने एक बार रिटर्न फाइल करी है तो वो लायबल है कि उसको टैक्स पे करना है, नहीं भरेगा तो पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, और ड्यूज इकट्ठे होते रहेंगे। वही सब है जो मैंने आपको समझाया, डिफरेंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट एंड डेथ का। तो देखो भाई, आपको पता ही है रिटायरमेंट मैंने ऊपर भी पढ़ाया आप लोगों को, डेथ तो आपको पता ही है। डेथ में तो क्या ही होता है, मर ही जाता है इंसान। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज शेयर इन द फर्म। अगर उसने कोई किसी फर्म में पैसा लगाया और वो मर जाता है तो वो उसका इंटरेस्ट जो है
उसका जो शेयर है वो उसके घर में जो भी उसके बच्चे या जो भी है वो ले लेंगे, विच इंक्लूड कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, गुडविल जो भी कैलकुलेट होगी उसको मिल जाएगी जब उसकी डेथ हुई है उससे पहले पहले। एंड रिटायरमेंट आपको पता ही है वो भी एक तरीके से चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म होता है कि पार्टनरशिप चल रही थी तो वो छुट्टी लेना चाहता है ड्यू टू सम रीजन, या फिर उसके साथ बन नहीं रही है, या फिर वो जो है उसकी एज हो चुकी है। HUF और इंडियन कंपनी का डिफरेंस है यहाँ पर एक देख लेते हैं। तो देखो भाई सबसे पहला आता है HUF में आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड ये आता है इंडियन कंपनी। तो HUF होता है फैमिली यूनिट फॉर्म ऑटोमेटिकली अंडर हिंदू लॉ बाय बर्थ, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है दादा से परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से बेटे के, तो वो HUF है। यानी कि उसमें मेन मैनेजमेंट जो हेड होता है वो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, जैसे करता होता है दादा पर दादा की चलती है, पापा की चलती है, वो होता है। इसमें क्या होता है मेंबर्स को होते हैं को पार्टनर की, एक के बाद एक प्रॉपर्टी या एक के बाद एक चीज ट्रांसफर हो रही है, फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। हिंदू लॉ इनकम टैक्स पे बात होती है, ठीक है। जबकि इंडियन कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होती है जो कि रजिस्टर किस में होती है, कंपनीज एक्ट में होती है। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी ROC के अकॉर्डिंग हुई थी, कंपनीज एक्ट 2013 प्लस इनकम टैक्स को मिला करके इंडियन कंपनी बनती है। शेयर होल्डर इसमें आते हैं ओनर, डायरेक्टर को यहाँ मैनेजर, ठीक है। एंड मैनेजमेंट हेड इसमें BOD होता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी को चलाते हैं। एंड लीगल स्टेटस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वो आता है सिंगल पर्सन फॉर टैक्स, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यहाँ वही करता है, या लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है। तो देखो भाई प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक तरीके से 5 हेड ऑफ इनकम अंडर द टैक्स। इनकम टैक्स 1961 के अंदर ये एक हेड में आता है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ना इंडिविजुअल, उसमें आया था ना प्रॉफिट एंड लॉस, गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि आप कुछ बिजनेस से या प्रोफेशन से अगर कोई भी प्रॉफिट या मुनाफा कमा रहे हो तो वो इसके अंदर आता है। बिजनेस प्रोफेशन आप लोगों को पता है, बिजनेस यानी कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कोई दे रहे हो। प्रोफेशन में आपके डॉक्टर, लॉयर, CA ये सब आते हैं, ठीक है। अलाउबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस होते हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी, वेजेस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पैसा डूबना, ये सब बिजनेस के अंदर होता रहता है। तो वो सब बताया है इन्होंने। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हम लोगों का PGBP, यानी कि प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन को इन शॉर्ट बोला गया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो एक तरीके से ये 5 हेड ऑफ इनकम माना जाता है, 5 में से कोई एक हेड है ये। बिजनेस एंड प्रोफेशन को कवर करता है, ये आप लिख सकते हो। नेट प्रॉफिट टैक्स यानी ग्रॉस रिसिप्ट माइनस अलाउ एक्सपेंस जो होता है वो नेट इनकम मानी जाती है और वही टैक्सेबल होता है इसके अंदर, ठीक है। लीगल इलीगल इनकम कवर करी जाती है इसके अंदर, वो टैक्सेबल है। एक्सपेंस इनकर्ड होली भी किया जाता है एंड डिडक्शंस भी देखने को मिलती हैं। वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस एक बार देख लेते हैं, ये थोड़े अलग है। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो मेन सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू है ये, ठीक है। इसमें वाइड रेंज ऑफ इनकम को कवर किया जाता है, जैसे कि कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। मतलब अगर कोई यहाँ से पैसा कमा रहा है तो इस कैटेगरी में आएगा वो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग प्रॉपर अकाउंटिंग को इनकरेज करता है, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, फेयर टैक्सेशन प्रोवाइड करता है और बिजनेस एक्टिविटी भी इससे रेगुलेट होती रहती है। तो समझ लेना कि अगर यहाँ से बिजनेस से, प्रोफेशन से, CA, डॉक्टर, लॉयर से अगर कोई इनकम आ रही है तो वो इनके अंडर में जाएगी। नेक्स्ट आता है क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है क्लबिंग वाला, उसके बाद जो है समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ अनदर पर्सन इनटू टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर ऑफ द टैक्स पर्पस। यानी क्लबिंग हो रही है यहाँ पर जो है, यूजुअली जो है इंक्लूड किया जा रहा है इनकम ऑफ अनदर पर्सन। यानी क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब हुआ इंक्लूडिंग, हम इंक्लूड कर रहे हैं इनकम ऑफ अनदर इनटू अ टोटल इनकम टू द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर यानी टोटल इनकम में हम कोई अनदर इनकम जोड़ रहे हैं, क्लब कर रहे हैं, तो क्लबिंग है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आता है यहाँ पर सेक्शन कुछ दिए गए हैं, हर सेक्शन की अलग अलग चीज है। जैसे सेक्शन 60 में बताया कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, बिना एसेट को ट्रांसफर किए इनकम ट्रांसफर हो गई तो उसमें क्या होता है, एसेट जो होती है वो रिमेन विद ट्रांसफरर। एंड 61 में बताया गया कि रिकवरेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट होगा तो वो पावर टू रिवोक एग्जिट्स, यानी कि वो रिवोक कर सकता है।
तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें अगर डिटेल में पढ़नी है तो मैंने काफ़ी अच्छे से कराया था, ठीक है? अलग-अलग सेक्शन कराए थे वन शॉट में, वो आप देख लेना एक बारी, ठीक है? तो इसमें आता है आप लोगों का कि रेमुनेशन टू स्पाउस फ्रॉम कंसर्न हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, हु इनकम इस क्लब, कौन इसको क्लब कर सकता है, तो टैक्स पेयर करेगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है? यहाँ टैक्स पेयर है, यहाँ ट्रांसफर है, यहाँ ट्रांसफर है, ठीक है? एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर कोई एसेट ट्रांसफर हो रही है स्पाउस को, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, हुज इनकम इज क्लब, किसकी इनकम क्लब होगी, ट्रांसफरर की। तो सारे ट्रांसफर है मोस्टली, बाकी एक दो अलग है। एंड अगर कोई एसेट ट्रांसफर हो रही है सन वाइफ के नाम पे, तो वो भी ट्रांसफरर का माना जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है माइनर चाइल्ड की कोई इनकम है तो वो पेरेंट्स के अंदर क्लब करी जाएगी, ठीक है? ये आप लिख सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ सेल्फ प्रॉपर्टी टू एचयूएफ है तो वो इंडिविजुअल के लिए क्लब करी जाएगी। नेक्स्ट ये एक तरीके से इसके मेरिट डिमेरिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे कुछ मेरिट्स बताए गए और डीमेरिट्स बताए गए हैं कि भाई अप्लाई टू ट्रांसफर ऑफ एसेट और इनकम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ट्रांसफर हो रही है एसेट, तो उसमें जो है मेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो प्रिवेंट टैक्स इवेशन बाय ट्रांसफरिंग इनकम टू द अदर, ठीक है? इंश्योर फेयरनेस इज टैक्स इज कलेक्शन, प्रॉपर रिपोर्टिंग टू इनकम सोर्स हो गया, स्ट्रेंथन द टैक्स सिस्टम, गवर्नमेंट रेवेन्यू हो गया। और इसके अंदर क्या है, एडिशनल कंप्लाइंस का बर्डन आ जाता है, समटाइम लीड्स टू डबल टैक्सेशन की भी कंफ्यूजन होती है, दो बार चला जाएगा उस तरीके से। टैक्स पेयर में जो होता है वो फॉल कर जाता है क्लबिंग प्रोविजंस में, या फिर कोई भी डिस्प्यूट या लिटिगेशन हो जाता है, ठीक है? तो ये वाला अगर डिटेल में समझना है तो वन शॉट देख लेना। नेक्स्ट आता है कि हम लोगों की क्लबिंग ऑफ इनकम की कुछ इंपॉर्टेंस है कि क्लब करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात तो ये आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें हमें यहाँ क्यों पढ़ाई जा रही है। तो देखो भाई, एचयूएफ है या कोई पार्टनरशिप है या कुछ भी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो टैक्स अगर कोई पापा दादा भर रहे थे तो फिर उसके बाद बेटा भरेगा या नहीं भरेगा, या फिर अगर उसने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी करी है, या फिर बेटे के वाइफ के नाम पे करी है, या खुद की बीवी के नाम करी है, बच्चे के नाम करी है, वो माइनर है, तो इस तरीके से काफी सारी सिचुएशंस आती हैं। तो उस केस में क्लबिंग का ना एक चार्ट बनाया मैंने, बहुत इजी सा बनवाया हुआ है, वो वन शॉट में ही पढ़ाया था मैंने, तो वो देख लेना। बीसीओसी 136 वन शॉट डालना या इनकम टैक्स वन शॉट डालना, वो क्लबिंग वाला एक बार चार्ट देख लेना, सब समझ आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे तो जगह है नहीं कि इतनी मैं बना के दिखा सकूँ, इतनी सी जगह में नहीं बनेगा और ना समझ आएगा वो वहीं आपको मैंने क्लियर एक सेक्शन बताया हुआ है, वो एक बार देख लेना, फिर ये समझोगे, समझ आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला आता है प्रिवेंट टैक्स इवेशन, वही फिर से वही पॉइंट्स है। फेयर टैक्सेशन को इंश्योर करता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रोटेक्ट रहती है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कहाँ कहाँ से पैसा निकालना है, ठीक है? आर्टिफिशियल टैक्स रिडक्शन को अवॉइड करता है ये। रेगुलेट टैक्स प्लानिंग को रेगुलेट करता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। एंड क्योंकि इससे क्या होता है ना कि एसेट की ओनरशिप पता लगती रहती है, किसके नाम पे ट्रांसफर हुई है, ये सब चीजें। एंड स्ट्रेंथन लीगल कंप्लाइंस रहती है, एंड कंसिस्टेंसी बनी रहती है, पता है कि टैक्स का नहीं भरा तो दिक्कत हो जाएगी। टैक्स सिस्टम क्रेडिबिलिटी भी इससे इंप्रूव होती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है हमें हर चीज पढ़नी पड़ती है, और मैंने जितना हो सकता था डिटेल में हर एक चीज समझा दी है, अच्छे से बता दी है। काफी टाइम से बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम इनकम टैक्स का वीडियो लेकर आओ लेकर आओ, तो आज ये मैंने कंप्लीट किया। तो इसको पूरा देख लेना और एक बार वन शॉट जरूर देख लेना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, और जो एक दो क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।